गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम फिजिकल वर्ड करने वाले हैं। ये फुल्ली एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं। इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एनसीईआरटी की बुक उठाने की इस चैप्टर के लिए कोई नीड नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखना ना, जब भी आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेना, बस काम बन जाएगा। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो। ये जो वर्ड है साइंस, ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ब से आया है जिसका जो क्या है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। द संस्कृत वर्ड विचनान एंड द अरेबिक वर्ड एलम कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। ये जो संस्कृत वर्ड है विचनान और जो अरेबिक वर्ड है एलम, इन दोनों का एक ही मतलब है, नेमली नॉलेज, नॉलेज। ओके, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। साइंस एक अटेम्प्ट है, कोशिश है इन नेचुरल फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने की, इतनी गहराई और इतनी डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कि जो भी हमारे पास इन सब को करने के बाद, इन सब नेचुरल फिनोमिनास को जानने के बाद जो भी हमारे पास नॉलेज आएगी, उस चीज़ को हम लोग किस चीज़ में यूज़ करें, इन नेचुरल फिनोमिनास को कंट्रोल करने में हम लोग यूज़ करें जी। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप। ये जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव रीजनिंग देते हैं, रीजंस देते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई होगी, ये चीज़ कैसे हुई होगी। मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर जो भी हमारी थ्योरी आई होगी ना, उसको हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग परफॉर्म कर देंगे, मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना देंगे उस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए। प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। फिर क्या होगा, जो हमने थ्योरी बनाई होगी, जो भी हमारी थ्योरी होगी, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां भी निकलेंगी, तो वो चीज़ भी हमारी होती है। ओके, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। इसका क्या मतलब है? थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, ये दोनों मिलजुल कर ही साइंस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, साइंस इज एवर डायनामिक, मतलब साइंस चेंज होती रहती है। ये चीज़ नहीं है कि अगर हमने आज एक थ्योरी दे दी है तो बरसों बाद भी वो ही थ्योरी रहेगी। नो, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से, When Johannes Kepler examined the data on planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbits in heliocentric theory imagined by Nicholas Copernicus had to be replaced by elliptical orbits to fit the data better। जैसे कि जो हमारे जॉन कैपलर हैं, उन्होंने क्या एग्जामाइन किया, उन्होंने एक डेटा को समझा, ठीक है। जो डेटा किस चीज़ का था? प्लैनेटरी मोशन, मतलब जो प्लैनेट्स में जो मोशंस होते हैं उससे रिलेटेड था। जो किसने कलेक्ट किया था? टाइको ब्रेहे ने कलेक्ट किया था। टाइको ब्रेहे ने क्या बोला था कि ये जो प्लैनेटरी, मतलब उसने क्या बोला था कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है उसके बीच में सन होता है और जब बाकी प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर सन है, तो जो बाकी होंगे वो ऐसे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे सन के चारों तरफ। बट टाइको ब्रेही ने बोला कि ऐसा नहीं होता, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, मतलब थोड़ा सा ओव्यूम शेप में घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं। पहले क्या था? पहले ऐसे सर्कल की शेप में वो बोल रहे थे, बट ऐसे नहीं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। नेक्स्ट देखो, सम टाइम द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यू ऑब्जर्वेशन। कभी कभार क्या होता है, जो पुरानी थ्योरीज होती हैं हमारी, वो नई ऑब्जर्वेशंस को क्या नहीं कर पाती, नई ऑब्जर्वेशंस को नहीं समझा पाती। दिस कोज अ मेजर अपहीवल इन साइंस। इसकी वजह से साइंस में भूकंप सा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। जैसे कि जो वेव पिक्चर ऑफ लाइट, हमने मान लिया था कि जो लाइट होती है वो वेव्स में ट्रैवल करती है, ओके, बट ये जो फिनोमिना है ये किस चीज़ को समझा नहीं पाया। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया हमारे सामने, हमारे साइंटिस्ट के सामने, तो ये जो वेव पिक्चर थी लाइट की, ये चीज़ को नहीं समझा पाई। वी नो डाटा न्यू एक्सपेरिमेंट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल। सिमिलरली थ्योरेटिकल मॉडल ऑल्सो सजेस्ट न्यू एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट आता है तो वो अपने साथ एक नई थ्योरी भी लेकर आता है। उसी मतलब वैसे ही एक जो नई थ्योरी होती है वो अपने साथ एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय हांस रदरफोर्ड एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम व्हिच देन बिकम द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स बाय लेंस बोर। जैसे कि जो रिजल्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट का, जो अल्फा पार्टिकल्स को मतलब जो स्कैटर करवाया था, ये 9th क्लास में भी आपको पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था, जो हांस रदरफोर्ड ने
एग्जामाइन किया था, देखा था, और लॉरेंस रदरफोर्ड ने फिर हमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। फिर बाद में ये जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था ये किस चीज़ का बेस बना, क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो किसने दी थी, नील्स बोहर ने। फिजिक्स क्या होता है सबसे पहले, द वर्ड फिजिक्स केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है नेचर। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसका जो संस्कृत इक्विवेलेंट मतलब संस्कृत में जो इसका मतलब है वो है भौतिकी, और भौतिका का मतलब होता है स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, फिजिकल वर्ल्ड की, अपने चारों तरफ की स्टडी। तो फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं, फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स क्या है, पढ़ना, किस चीज़ का पढ़ना, जो बेसिक लॉज होते हैं नेचर को उनका पढ़ना, और फिर उनका यूज़ करना डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास को समझाने के लिए। ठीक है। टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिना। देखो यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है अलग अलग लॉज को एक साथ, अलग अलग लॉज जो मतलब सेम थोड़े से अलग अलग लॉज को एक चीज़ में इकट्ठा कर देना, एक थ्योरी में इकट्ठा कर देना, और ये जो थ्योरी होगी ये पूरे फिनोमिनास को बताएगी, वो चीज़ होती है यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन का एग्जांपल, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसके जो बेसिक लॉज हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फिनोमिनास को कंट्रोल करती है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज। रिडक्शनिज्म क्या होता है, द एफर्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिमिलर पार्टिकल्स, इट इज़ द हार्ट ऑफ फिजिक्स। रिडक्शनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक बल्क सिस्टम है, ठीक है, उसको तोड़ छोटा बल्क सिस्टम है उसको तोड़ दिया, और उस बल्क सिस्टम को पढ़ने की बजाय उसके छोटे पार्ट मतलब छोटा करके उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा और फिर उसको ख़त्म कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक डील विद बल्क सिस्टम इन द टर्म ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। जैसे कि ये जो थर्मोडायनामिक है ये बहुत बड़ा बल्क सिस्टम है, और इसको हम लोग कैसे उसको तोड़ कर पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक को टेम्परेचर अलग पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में अलग पढ़ेंगे, एंट्रोपी को अलग पढ़ेंगे। ये चीज़ ही होती है हमारे पास रिडक्शनिज्म। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट होती हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होती है, इट इंक्लूड फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। मैक्रोस्कोपिक में वो फिनोमिनास होते हैं जो हम लेबोरेटरी वगैरह में जो टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल से जुड़े होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक वो जो एटॉमिक, मोलिकुलर और न्यूक्लियर फिनोमिनास होते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स में 4 पार्ट हैं आपके पास, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, देखो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि द प्रोपागेशन ऑफ वाटर वेव और साउंड वेव इन एयर। प्रोपागेशन मतलब चलना किस चीज़ का, वाटर वेव का या साउंड वेव का एयर में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज़ों से जुड़े जो भी हमारे होते हैं, जो भी फिनोमिनास होते हैं वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, एक एंटीना कैसे वर्क करता है वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। द प्रोपागेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आइनोस्फेयर, रेडियो वेव का आइनोस्फेयर में चलना, ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। ऑप्टिक्स में वो फिनोमिनास होते हैं जो लाइट से रिलेट करते हैं, जैसे कि वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, जो ठीक है, टेलीस्कोप का वर्क करना, माइक्रोस्कोप का वर्क करना, ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। जो भी कलर्स हमारे आते हैं थिन फिल्म से, जो भी हमारी पिक्सल्स बनती हैं, जैसे जो फिल्म में जो पिक्चर होती है वो हमें कैसे शो होती है, वो भी हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स वही है जो मैंने आपको पहले समझाया कि थर्मोडायनामिक्स एक बल्क सिस्टम है और उसको हम तोड़ कर पढ़ते हैं, जैसे कि द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर्स। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हीट इंजन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करते हैं। वी कैन राइट अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स, हम स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। इट कवर अ ट्रामेंडियस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मास, टाइम, लेंथ। ओके,
और at one end it study phenomena at the very small scale of length involving electrons protons at the other scale galaxies or even the entire universe। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि एक साइड में तो जो हमारी फिजिक्स है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, और एक साइड में हम लोग पूरी गैलेक्सीज़ के बारे में पता करते हैं, पूरे यूनिवर्स के बारे में पता करते हैं जिसका साइज़ 10⁻26 m से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ तो हम इतने छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में और एक तरफ हम बल्क सिस्टम में पढ़ते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इज़ एक्साइटिंग इन मैनी वेज, ठीक है। टू सम पीपल द एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स बेसिक थ्योरीज फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन फिनोमिना कवरिंग अ लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो कुछ लोगों के लिए फ़िज़िक्स में कैसे एक्साइटमेंट आती है अलग अलग थ्योरीज़ को जानने में, ठीक है, और उन्हें ये फैक्ट भी पता होता है कि जो भी फ़िज़िक्स में क्या होता है, फ़िज़िक्स में ये लफड़ा होता है कि कुछ ही लॉज, अगर आपको कुछ लॉज आते हैं ना तो वो कुछ लॉज ही पूरे कंसेप्ट्स को आपका क्लियर कर देते हैं। तो इस चीज़ से भी हमारी एक्साइटमेंट आती है कि फ़िज़िक्स में कुछ ही लॉज हमें नीड होते हैं जो पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं। टू सम अदर द चैलेंजेस इन कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर टू वेरीफाई थ्योरीज इज थ्रिलिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना, ठीक है, ये सारा कुछ, बट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स की इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इसके पीछे राज क्या है? इट वॉज रियलाइज दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग इज नॉट इनफ, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर हैपन टू बी एक्सप्रेसिबल इन मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले ये रियलाइज़ किया गया था कि अगर हमें साइंस की प्रोग्रेस करनी है तो हमारे पास क्वालिटिव थिंकिंग के साथ साथ क्वांटिटिव मेजरमेंट भी होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारे पास जो भी हमारी थ्योरी होती है एंड में हमें उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन देनी होती है, ठीक है। जो भी हमारी थ्योरी होती है उसको एंड में हमें छोटा करके मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिखना होता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट वाज दैट द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, द सेम लॉज अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कंटेक्स्ट। यही था जो मैंने आपको पीछे समझाया कि फिज़िक्स में कुछ ही लॉज बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज़, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जांपल्स। ये जो इंटर कनेक्शन है फिजिक्स के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, सोसाइटी के बीच में, ये बहुत सारी चीज़ों में देखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द स्टीम इंजन विच वॉज डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे कि जो हमारा स्टीम इंजन है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था ह्यूमंस के ऊपर, और ठीक है, जब ये इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में आई थी। समटाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑल्सो गिव राइज टू टेक्नोलॉजी। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देती है और कभी कभार टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देती है। कैसे? फॉर एग्जांपल द लैटर इज द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट गिव राइज टू द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द 19th सेंचुरी। अदर एग्जांपल इज सिलिकॉन चिप। जैसे कि जो लैटर है वो हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसने ये जो लैटर था इसने ही कुछ लॉज दे दिए थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के 19th सेंचुरी में। अनदर एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन चिप। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाफट देखो। फोर्स इज एनी पुल और पुश दैट कोज एन ऑब्जेक्ट टू अल्टर इट्स फिजिकल स्टेट। फोर्स कोई भी एक पुल और पुश होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे। न्यूटन डिफाइन अ फोर्स as anything that cause an object of mass m to move with the acceleration a, ठीक है। फोर्स कुछ भी हो सकता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको मूव करवा दे एक्सेलरेशन a से, ठीक है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ देयर इन्फिनिटली लॉन्ग रेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट्स में रखने के लिए, और ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रेंज होती है, मतलब ये नहीं है कि अर्थ तक ही है, मून तक भी ग्रेविटेशन होती है। इट इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज में से एक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इट स्टेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर। इस चीज़ को आप यहाँ से समझो कि जो भी हमारी ये होती है, इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और ये आर क्या होता है, डिस्टेंस, जो भी दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो उसको आर कहते हैं। दोनों के मास को m1 और m2 बोलते हैं। एग्जांपल देखो, द रिवॉल्विंग ऑफ द मून, द रिवॉल्विंग ऑफ द मून अराउंड द सन इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ कौन घूमता है, मून घूमता है। ये किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड चार्ज एंड रिपल्शन। जैसे जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो अनलाइक होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम होती है, चाहे वो न्यूट्रॉन के बीच में हो, प्रोटॉन के बीच में हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो। रिसेंट डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं। दिस फोर्स अपीयर ओनली सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। ये एक ऐसी फोर्स है जो कुछ ही प्रोसेसेस के अंदर हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस के कुछ ही ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम लोग इसके देख सकते हैं, जैसे कि बी डी के ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड बी डी के, जैसे कि जो बी डी के होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल को बनाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स विच कैन नॉट बी प्रूव, दीज कैन बी वेरीफाइड विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज वो होते हैं जो मतलब हाइपोथेसिस होते हैं और इनको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। और इनको बस हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द जर्नल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जीज रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज होती हैं वो कॉन्स्टेंट, स्थिर होती हैं, बस ये चेंज हो जाती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applies the whole universe and it is believed that the total energy of the universe remain unchanged। ये जो एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पूरे यूनिवर्स में एक सा समान है और ये बिलीव किया जाता है कि जो टोटल एनर्जी है हमारे इस यूनिवर्स की वो सेम रहती है, क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है। केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमंग डिफरेंट। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट तो है एटम्स की अमंग डिफरेंट molecules if the total binding energy of the reacting molecule is less than the total binding energy of the product molecule then the difference appear as heat and the reaction is exothermic। देखो, अगर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, तो फिर वो एनर्जी कैसे निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है और उस रिएक्शन को एक्सो बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और इसका उल्टा एंडो होता है, ठीक है। सिंस द एटम्स आर मेयरली रीअरेंज बट नॉट डेस्ट्रॉय, the total mass of the reactant is same as the total mass of the product। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मास इज रिलेटेड टू एनर्जी थ्रू आइंस्टाइन्स थ्योरी। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो मास से रिलेट करती है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये जो C है, E इज एनर्जी, M इज मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। ये देखो, जो भी लॉज होते हैं नेचर के और जब हम उनको रिलेट कर देते हैं स्पेस से, मतलब तो हम लोग उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे कि जो ग्रेविटेशन है वो ये नहीं है कि वो अर्थ पर ही है, वो मून पर भी ऐसी ही है जैसी हमारे अर्थ पर है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इजोट्रोपी ऑफ स्पेस, अंडरलाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी फिजिक्स की। थैंक यू।